नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, इस वीडियो को आराम से देखें और समझें, और जिन्होंने भी पहले वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपकी ज्योग्राफी में समझ अच्छी बन सके। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम जीएस का उसी क्रम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स दिए हैं, उसी के क्रम हम आगे बढ़ाते हुए आपके सहयोग से हम जीएस, आपकी जो जीएस है, टेट है, यूपी पुलिस है, पैट है और जितने भी जो एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस टॉपिक को। तो पहले हम देखते हैं ग्लोब। इस प्रकार एक ग्लोब है, ये पृथ्वी का वास्तविक रूप माना जाता है। पृथ्वी का वास्तविक रूप को ही क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लोब पर इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर रोटेट होती रहती है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर, वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे दो पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यहां पर जो है इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो घूमती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है? अगर हम इसकी घूर्णन की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो अगर हम दूसरे इसमें देखें तो हमारे ग्लोब पर, हमारे जो ग्लोब पर, या हम कहते हैं पृथ्वी का ही एक वास्तविक रूप माना गया है, तो हम ग्लोब ना कहकर पृथ्वी कहेंगे। तो इस ग्लोब पर या पृथ्वी पर इस तरीका से पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। और जिसको बोलते हैं जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, या अन्य दो नामों से और भी जानते हैं इसको, वो है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और एक है विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा के समानांतर इस प्रकार खींची गई है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ये जो रेखाएं हैं, ये सब सारी चीजें काल्पनिक है। जो अक्ष भी मानते हैं वो भी एक काल्पनिक है। तो इस तरीका से हमारी ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और ये अक्षांश रेखाएं, जैसे कि हमारा विषुवत रेखा है 90 डिग्री 90 अंश उत्तरी, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे खींची गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश जो रेखा, अक्षांश, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, अक्षांश, कुल अक्षांश की बात करेंगे तो वो कुल अक्षांश हैं हमारे 181। कितने? 181। अगर हम बात करते हैं अक्षांश बिंदु, अक्षांश बिंदु की बात करते हैं तो हमारे जो कुल अक्षांश बिंदु की बात करते हैं वो है 2।
एक यहां पर और एक ये वाला, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये और अक्षांश रेखा की बात करते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है 179, 179। अब देखते हैं कि आपको अक्षांश और अक्षांश रेखा और अक्षांश बिंदु, इनको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आपके लिए कि जब हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लास्ट समय जो अंतिम हमारा अक्षांश खींचा जाता है, अंतिम अक्षांश खींचा जाता है 90 डिग्री वाला, तो वो एक अक्षांश ना होकर एक बिंदु में आके सिमट जाता है, बिंदु में सिमट जाता है। इसी प्रकार हम जब हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जो लास्ट वाला जो हमारा अक्षांश है वो भी बिंदु की तरह सिमट जाता है। तो इस वजह से अगर हम रेखा की बात करें तो रेखा क्या होती है, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है उसी को हम रेखा कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये बिंदु ही रह गया, तो इस वजह से इसको केवल अक्षांश का नाम दिया। अगर अक्षांश रेखा की बात की जाए तो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को 180 में से हमने सबट्रैक्ट कर दिया, इस वजह से इसका अक्षांश रेखा कितनी होगी हमारी 179। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कुछ इसी से संबंधित जो हमारे जो अक्षांश है और ये अक्षांश को हमारी जरूरत क्यों हुई। जैसे कि हमें हम पृथ्वी पर हमें स्थिति को जानना है तो हमारे दो तरह की स्थिति होती है, एक होती है सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति, और एक होती है वास्तविक। वास्तविक पोजीशन। अब सापेक्ष स्थिति होती क्या है इसको जानिए। सापेक्ष स्थिति ऐसी होती है जैसे कि हम किसी एक बड़े शहर गए, बड़े शहर में हमने बताया कि मैं वहां पर रहता हूं घंटाघर के पास में, यानी कि अपनी कोई एक निश्चित स्थिति ना होकर किसी दूसरे की आइडेंटिटी बता के अपना पता बताया, ये सापेक्ष स्थिति हो गई। जैसे कि सॉरी, इसी के क्रम में मैं आगे बढ़ा हूं तो जिससे कि हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो श्रीलंका की कोई अक्षांश पर कोई स्थिति नहीं है, सापेक्ष स्थिति, उसकी स्थिति जो स्पष्ट नहीं है, तो उसको श्रीलंका की जो स्थिति है वो सापेक्ष स्थिति में गिनी जाती है। ठीक है, वास्तविक स्थिति, अगर हमें वास्तविक स्थिति को जानना है, जैसे कि भारत है, भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, तो भारत की जो वास्तविक स्थिति क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो वास्तविक स्थिति है किससे पता चलेगी, हमारी एक तो पता चलेगी अक्षांश से और देशांतर से। तो अक्षांश के क्रम में मैंने ये बताया कि अगर हमें कितने अक्षांश के क्रम में मैंने ये सब सारी चीजें बताई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे हमेशा, जो वन डे एग्जाम में हमेशा ये आती रहती हैं, और ये हमारी जीरो अक्षांश रेखा, ये क्या है, जीरो अक्षांश रेखा, इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और एक अन्य नाम इसका और भी है, वो मैंने नाम बता दिया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा नहीं बोलेंगे, पूरा बोलेंगे जीरो अक्षांश रेखा। अब इसके अगर 23 डिग्री हम नॉर्थ में जाएं और 23 डिग्री हम साउथ में जाएं, 23 डिग्री साउथ में जाएं, तो हम देखते हैं कि ये वाली लाइन जो कहलाती है वो कहलाती है कर्क रेखा। क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और ये होती है हमारी मकर रेखा, मकर रेखा।
तो हम कहेंगे कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो 23 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23 डिग्री हम दक्षिण अक्षांश को किसके नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं मकर रेखा के हिसाब से, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है 90 वाला, ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो गया हमारा? उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि इधर से आने पर विषुवत रेखा से नीचे जाने पर ये दक्षिण है, और ऊपर जाने पर ये उत्तर है, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर हम इसी क्रम में एक अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में जाएं, ये होती है हमारी आर्कटिक अक्षांश रेखा, आर्कटिक रेखा या वृत्त के नाम से जानते हैं। और ये है हमारी अंटार्कटिक, ठीक रेखा। ये वाली जो है हमारी कौन सी है? अंटार्कटिक रेखा है। ये वाली हमारी मकर रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है। अब हम देखते हैं कि कुछ ये जो अक्षांश हैं, ये जो अक्षांश है, जो अक्षांश रेखा है, ये एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। समांतर क्या होती है? कि जब दो रेखाएं आपस में खींची जाती है तो उनके जो बीच की दूरी है प्रत्येक स्थान पर क्या होती है? समान होती है, उसको बोलते हैं समानांतर। जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं वो कैसी जाती है? समानांतर जाती है, यानी कि एक दूसरे से कभी वो टकराती नहीं, ना ही बाइसेक्ट करती है, ना ही वो काटती है एक दूसरे को। तो जो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं तो एक दूसरे के कैसे जाती है? समानांतर। कहीं भी चले जाओ एक दूसरे को, कहीं भी उनकी माप को तोल लो, नाप लो, तो नापने पे क्या देखेंगे कि उनकी बीच की दूरी क्या है? समान होती है। तो ऐसे ही जो अक्षांश है वो क्या है? इनके बीच जो समांतर होती है। कैसे होती है? इनकी बीच की दूरी क्या होती है? समांतर होती है। और हम ये देखो, आप यहां से देखें कि जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिण ध्रुव की जाएं, कहां पर जाएं? उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की जाएं, तो इनके जो अक्षांशों की जो दूरी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो इसकी दूरी कुछ ज्यादा है, फिर यहां से ये करती चली गई, और लास्ट में आने पर हमारा जो मैंने बताया कि अक्षांश बिंदु तो एक बिंदु के रूप में ही रह जाता है। तो हमने क्या देखते हैं कि जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ध्रुव का मतलब है कि चाहे हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं या उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, दोनों ध्रुवों पर जाने पर अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या होती है? कम होती है। अक्षांशों की जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। ये मेरी भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री ये हो गया। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, और जीरो अक्षांश हो गया। ये 66 हो गया, और ये हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग होता है उष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर जाने पर ये जो वाला भाग है उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और
ये वाला जो भाग है ये बोलते हैं इसको शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। और ये होता है शीत कटिबंध, कटिबंध। इसी प्रकार इसी क्रम में हम नीचे लिखते चले जाएंगे। ये हो गया उष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र। ये होगा शीत कटिबंध, कटिबंध। और शीतोष्ण, और ये हो गया शीत कटिबंध, शीत कटि। अब देखते हैं कि जब हम नॉर्थ की तरफ गए, उत्तर की तरफ गए, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध उष्ण कटिबंध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा और ये भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ऐसे ही हम जब साउथ की तरफ जाएंगे तो ये भी दक्षिणी गोलार्ध, उष्ण कटिबंध है। ऐसी दक्षिणी गोलार्ध शीतोष्ण कटिबंध। कुछ दोस्तों टेक्निकल इशू आने के कारण हमारी वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी। अब दोबारा से देखेंगे कि हम यहाँ पर चलते शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध है। तो ये भी हमारा दक्षिण गोलार्ध शीत कटिबंध के नाम से कहते हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हम देखते हैं कि हमारे जो इस प्रकार हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। जो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जो रहता है, सन की जो सबसे ज्यादा रेज जो होती है, सबसे ज्यादा रेज जो पड़ती हैं वो हमारी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। जिसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी हमें महसूस होती है। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया। हम देखते हैं कि जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है। अगर विषुवत रेखा की लंबाई की बात करें तो 40,076 किलोमीटर है। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर। अब बहुत बार एग्जाम में आता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो जैव विविधता जो पाई जाती है, दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता डाइवर्सिटी। तो जैसे कि हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सबसे ज्यादा दुनिया की जैव विविधता पाई जाती है और बारिश भी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, और जब हम ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में चाहे हम नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर थोड़ी सी अधिक सर्दी और सबसे ज्यादा सर्दी जो है वो कहां पर पड़ती है? शीत वाले क्षेत्र पर। ये हमेशा जो अंटार्कटिका और आर्कटिक है हमेशा ये बर्फ से ढके रहते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ज्यादा लंबे होने की वजह से हम इसको यहीं पर समाप्त करते। अगले हम इसी का टॉपिक लेकर आएंगे देशांतर, जो कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और आपको समझाने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।